प्यारे बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय करेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, जिन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आधुनिक काल के कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। आज के जीवन के बारे में काशी के गोवर्धन सराय नामक मोहल्ले में सुंगनी साहू के घर पर संवत 1946 अर्थात सन 1889 में काशी में हिंदी साहित्य के यशस्वी कलाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। प्रसाद जी के पिता एक धनी, प्रतिष्ठित एवं संपन्न परिवार से संबंधित थे। इनके परिवार को सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वरदान प्राप्त था। कहने का भाव यह है कि इनके घर में विद्या और धन दोनों ही चीज़ें विद्यमान थी। बालक प्रसाद का आरंभिक जीवन बड़ा ही खुशहाली में बीता। आरंभ में इनको व्यायाम करने का बड़ा ही शौक था। अच्छा भोजन करते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे। फलस्वरूप शरीर अत्यंत सुंदर और मुखमंडल तेजस्वी था। प्यारे बच्चों, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ प्रसाद जी के बारे में, जो बुक्स में लिखा हुआ होता है, जब आप इसका साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। इसके जीवन के बारे में, साहित्यिक जीवन के बारे में ज़्यादा ध्यान दोगे। वो कैसे कपड़े पहनते थे, कितने सुंदर थे, कैसा भोजन करते थे, इन बातों पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। ये सिर्फ सब जो प्रश्न है उसके उत्तर का आकार बढ़ाने की चेष्टा की गई है। अन्यथा इस प्रश्न में इस तरह की बातों का कोई भी औचित्य नहीं बनता। फिर भी चलो, प्रतिदिन व्यायाम करना, घुड़सवारी करना इनको अत्यधिक प्रिय लगता है। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इस तरह का क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद को किस चीज़ का शौक था। व्यायाम करने का और घुड़सवारी करने का शौक था। बालक प्रसाद की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश ले लिया, लेकिन इनकी पढ़ाई घर पर ही चलती रही। जब बालक प्रसाद की आयु 12 वर्ष की थी तब इन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। इनके पिता का देहांत होते ही घर परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। व्यापार में काफ़ी घाटा हुआ। परिवार का सारा बोझ बड़े भाई शंभू रतन पर आ पड़ा। अब बालक प्रसाद स्कूल छोड़कर घर पर रहने लगे। बड़े भाई ने घर पर ही इनकी पढ़ाई व्यवस्था शुरू कर दी, लेकिन पिता की मृत्यु के 3 वर्ष बाद माता का भी देहांत हो गया। दुर्भाग्य से माता की मृत्यु के उपरांत 2 वर्ष बाद इनके बड़े भाई शंभू रतन भी चल बसे। अब घर का सारा दायित्व प्रसाद जी पर आ गया। प्रसाद जी ने घर पर रहकर विद्वान अध्यापकों से हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत भाषा में इनकी आरंभिक रुचि थी। संस्कृत विद्वान श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी ने प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ आदि का गंभीर अध्ययन कराया। लेकिन फिर भी प्रसाद जी को अपने जीवन में लंबे संघर्षों का सामना करना पड़ा। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण परिवार ऋण के बोझ के तले दब पड़ा। प्रसाद जी ने मेहनत करके अपना व्यापार चलाया और सन 1930 के लगभग परिवार के सारे ऋण के बोझ से मुक्त कर दिया। वैवाहिक जीवन में प्रसाद जी की 2 बार पत्नी वियोग झेलना पड़ा। कहने का भाव यह है कि प्रसाद जी ने 2 शादियां की थी। प्रसाद आनंदवादी दर्शन को मानते हैं। वे हमेशा हंसमुख सुंदर शरीर के स्वामी थे। सन 1937 में 48 वर्ष की आयु में राज यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर संसार से चल बसे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है बेटा कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु किस रोग से हुई, तो यक्ष्मा रोग से हुई। उनकी मृत्यु संपूर्ण जगत के लिए एक बड़ी भारी स्थिति थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए लिखा, जयशंकर कहते कहते ही अब भी काशी आएंगे, किंतु प्रसाद न विश्वनाथ का मूर्तिमान हम पाएंगे। तात बसम भी तेरे तन की हिंदी की भूति होगी, पर हम तो हंसते गाते थे, रोते रोते जाएंगे। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी ने जयशंकर प्रसाद की मृत्यु के उपरांत कही थी। अब हम इसके जीवन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। महान कवि थे। काव्य रचनाओं के साथ साथ उपन्यास, नाटक, कहानियां इत्यादि सभी पर अपनी लेखनी चलाई। काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? चित्राधारा, कानन कुसुम, महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू, लहर,
झरना और कामायनी। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी थी। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इनके कितने कहानी संग्रह थे? 5। 3 इन्होंने उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। और इरावती उपन्यास इनका अधूरा उपन्यास था, पूर्ण नहीं कर पाए, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। नाटक इनका जो विशेष मोह था वो नाटक लिखने में ज़्यादा था। प्रमुख नाटक थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाखदत्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी। इसके नाटकों की सर्वश्रेष्ठ कृति है ध्रुव स्वामिनी। अब हम इसकी विशेषताएं करेंगे। प्रसाद जी की कहानी साहित्य की नवीन दृष्टि है। समस्त कहानियों को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व काल यानी 1910 से 1922 का, मध्यकाल 1923 से 1929 का और अंतिम काल 1929 से 37 का। प्रथम काल में प्रसाद के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, प्रतिध्वनि और छाया। छाया इनका पहला कहानी संग्रह है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? छाया। दूसरे काल में आकाशदीप कहानी संग्रह रखा जाता है। तीसरे में इंद्रजाल और आकाशदीप रखे जाते हैं। इन तीनों कालों में विषय पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से सूक्ष्म परिवर्तन को देखा जा सकता है। अब आती हैं इनकी विशेषताएं। नंबर 1 आती है ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि। प्रसाद जी की लगभग सभी कहानियों में ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि देखी जा सकती है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि उनकी कहानियां अतीत की पुकार हैं। वे जिस युग का चित्र अंकित करना चाहते थे उसका आकार तस्वीर हमारे सामने उपस्थित हो जाती थी। इस दृष्टि से उनकी ऐतिहासिक चेतना बड़ी अद्भुत है। इस काल में हिंदी का कोई और लेखक उनकी क्षमता नहीं कर सकता। वे युग के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यक्तित्व जीवन के मूर्त चित्र अंकित करने में सिद्धहस्त हैं। दूसरा पॉइंट बनता है अंतर्द्वंद ग्रस्त पात्रों का चित्रण। प्रसाद जी की कहानी कला की दूसरी प्रमुख विशेषता है अंतर्द्वंद ग्रस्त पात्रों का चित्रण। जो प्रसाद जी की जो काव्य कृतियां हैं उसके अंदर जो पात्रों की जो मनोदशा का वर्णन किया जाता है उसमें उनके अंतर्द्वंद का वर्णन किया गया है। उन्होंने अपने पात्रों के मानसिक स्थिति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में जितने भी पात्र उन्होंने सजोए वो बड़े ही वास्तविक प्रतीत हुए और उन्होंने अपने रचना में उन पात्रों के मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका वर्णन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो विशेषता है कि वो अंतर्द्वंद का उद्घाटन करते हैं। तीसरी आती है भाव प्रवणता। प्रसाद जी की कहानी कला की तीसरी विशेषता है भाव प्रवणता। यह कहना ठीक है कि प्रसाद जी पहले कवि थे और बाद में कहानीकार। कहीं कहीं उनके काव्य की भाव प्रवणता उनकी कहानियों में समाविष्ट हो गई, इसलिए उनकी कहानियाँ गद्य काव्य का आनंद देती हैं। काव्य की कल्पना और भावुकता का प्रयोग यहाँ भी हुआ। जहाँ जहाँ लेखक ने भावुकता और कल्पना को व्यवहारिक रूप दिया वहाँ का गद्य संदिग्ध और काव्यमय हो गया। इससे प्रसाद की प्रतिभा की गहराई का पता चलता है। अगला पॉइंट बनता है राष्ट्रीय भावना। प्रसाद जी के काव्य में राष्ट्रीय भावना एक प्रमुख विशेषता रही है। उनके काव्य से राष्ट्रीय भावना की शिक्षा मिलती है। इनके पात्र अक्सर देश प्रेम के लिए व्यक्तिगत प्रेम का त्याग करते हुए दिखाई देते हैं। पुरस्कार उसकी एक ऐसी ही कहानी है। प्राय उनकी सभी कहानियों में बलिदान, त्याग, समर्पण और करुणा आदि उदार भावों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट बनता है उदात्त प्रेम भावना। प्रसाद जी नारी और पुरुष के पावन और उदार प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। प्रसाद जी की कहानियों के नायक वीर, सुंदर, अनुपम, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके पुरुष पात्रों को हमेशा नारी पात्रों के त्याग, प्रेम से प्रेरणा प्राप्त होती रही है। प्रसाद की नारी भावना भी उच्च कोटि की है। इनकी कहानियों में पुरुष हमेशा नारी जाति का सम्मान करते हुए दिखाया जाता है। और आखिरी पॉइंट बनता है भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में
कहानीकार ने सहज सरल प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन यह भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा है। इसे काव्यमयी भाषा भी कहा जा सकता है। तत्सम शब्दों की अधिकता के कारण कुछ सतलों पर कहानी क्लिष्ट भी हो गई है, फिर भी कहानीकार ने सहजता और सरलता को बनाए रखा। कुछ सतलों पर तद्भव तथा उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग के कारण भाषा व्याकरणिक बन गई है। इस कहानी में वर्णनात्मक, संवाद और अलंकृत शैली का प्रयोग किया गया है।